चैप्टर पढ़ रहे थे। पहला, प्रकाश का परावर्तन। 1 घंटा और ही बैठिए, उसके बाद फिर आपको घर जाइएगा। देखिए, हम लोग पढ़ चुके थे प्रतिबिंब तक। कहां तक पढ़ चुके थे? प्रतिबिंब तक। आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे समतल दर्पण की विशेषता पढ़े थे। क्या पढ़े थे? समतल दर्पण की विशेषता। अभी समतल दर्पण की विशेषता में आपको बताए थे कि वस्तु जो होता है वह प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है, और जितना आगे दर्पण के वस्तु रखते हैं उतना ही पीछे प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और जितना दूरी पे रखते हैं उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये सारी बातें कल आपको बता चुके थे। हम लोग गोलीय दर्पण भी पढ़ लिए थे। गोलीय दर्पण में आपको क्या बताए थे कि 2 तरह के गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण, एक क्या होता है? उत्तल अवतल दर्पण होता है, और एक उत्तल दर्पण होता है। अब है कि अवतल दर्पण को कैसे बनाते हैं? ऐसे रख के देखिए हाथ कैसे हम किए हैं। आपको बनाने भी सही आना चाहिए, और बाहर से क्या करना है आपको? कलई या पॉलिश जिसको कहते हैं कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? आपका अवतल दर्पण होता है। और इसी अवतल दर्पण में एक ऐसा ये लाइन होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रधान अक्ष देते हैं। क्या करते हैं? प्रधान अक्ष इसका नाम देते हैं। इसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये प्रधान अक्ष जहां दर्पण पे जाता है उसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। इसी को हम लोग इंग्लिश में पोल कहते हैं, और इंग्लिश हिंदी में ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, इस बात को याद रखिए। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। आप दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अब ये जो है ये आपका तो प्रधान अक्ष हुआ। इसके एक और लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग इसके समानांतर लाइन कहते हैं, और ये समानांतर आपतित किरण हुआ। क्या हुआ? आपतित किरण। बताए थे कि आपतित किरण मतलब कोई भी ऐसा किरण हो जो जाकर सतह पे पड़ता हो। कहाँ की? दर्पण के सतह पे पड़ता हो, और जहां पे पड़ जाता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब ये इसके पैरेलल हुआ, समांतर हुआ। अब यहां से के बाद वापस होगा। क्या होगा? वापस होगा। अब इसी को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जहां से कट करता है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अब मुख्य फोकस को F द्वारा डिनोट में सूचित किया जाता है। पता चल गया मुख्य फोकस क्या है? यानी अगर आपको कहा जाए कि किसी दर्पण के समानांतर कोई आपतित किरण दर्पण पे पड़ता है, और दर्पण पे पड़ने के बाद वह परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को काटते हुए सीधे निकल जाती है, और जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष को काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और दर्पण से मुख्य फोकस से लेकर और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। एक ही साथ आपको सारे चीज बता रहे हैं हम, ठीक है ना? अब इसी में क्या होता है, कहीं ना कहीं तो आपको क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। अब केंद्र पर से जो परिधि तक होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी ये F और ये R में एक संबंध होता है। उस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? ये दोनों दर्पण में हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? दोनों दर्पण में। मतलब कि अगर उत्तल दर्पण बनाना चाहेंगे तो ये कहां से कलाई करेंगे? अंदर से करेंगे। और जब अंदर से करेंगे तो किसका परावर्तक सतह धसा होता है? यानी इसका परावर्तक सतह क्या होता है? धसा होता है।
परावर्तक सतह धसा होता है, याद रखेंगे। परावर्तक सतह जिसका धसा होगा वह कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा वह परावर्तक सतह क्या होगा? उभरा हुआ होगा। जब उभरा होगा तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए ये अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है सर? इस अवतल दर्पण में वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? वास्तविक। एक जगह काल्पनिक बनता है, एक जगह क्या कहां बनता है? काल्पनिक बनता है। बताएंगे वो कैसे काल्पनिक बनता है। तो इसलिए हम इसमें लिखते हैं वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। कौन कौन प्रतिबिंब बनता है बाबा? वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। अब सर अवतल दर्पण में सिर्फ क्या सीधा ही प्रतिबिंब, सिर्फ उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है? इसमें सीधा भी बनता है, याद रखिएगा। इसमें सीधा भी बनता है, एक ही जगह सीधा बनता है। कहां बनता है? जो दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो एक जगह सीधा बनेगा और बाकी जगह आपका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इस उत्तल दर्पण की खासियत क्या है कि इसमें सिर्फ वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा बुआ? काल्पनिक बनेगा, याद रखेंगे। काल्पनिक बनेगा और सीधा बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। कोई दिक्कत? और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? हमने कहा एफ, यही आपको बात बता रहे हैं। एफ आर यानी एफ और आर। एफ को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? फोकस दूरी कहते हैं। और आर को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, याद रखेंगे। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एफ को ऐसे ही, इसको भी मुख्य फोकस को एफ द्वारा डिनोट करते हैं, सूचित किया जाता है। लेकिन मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब रही बात कि ये जो फोकस दूरी है कब प्लस होगा कब माइनस होगा, बात समझ में आ रहा है? ये भी आपको बात बताएंगे। अब लेकिन इन दोनों में पहले आपको रिलेशन बताते हैं। ये रिलेशन क्या होता है? किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बताइए कोई दिक्कत? यही स्टेटमेंट है आपका। किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी का मतलब 2 से भागा कर देते हैं। अगर देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन क्या आएगा, अगर क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो पहले फोकस दूरी आएगा तो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। अगर पहले वक्रता त्रिज्या आएगा तो वह फोकस दूरी का 2 गुना होता है। यानी इसको लिख सकते हैं हम आर बराबर 2f लिख सकते हैं। अब इसका स्टेटमेंट कैसा रहेगा सर? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। निकाल लो तू। तो हमने फिर से बता रहे हैं वही बात, फिर से सुनिएगा। किसके किसके बीच में? एफ और आर के बीच में। एफ और आर। एफ कहते हैं फोकस दूरी और आर कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अब जो है किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद है किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी का 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना होता है। बात समझ में आ गया? अभी कल से जो समझा रहे हैं अभी एक भी क्वेश्चन नहीं लिखे, अभी शुरू किया जाए लिखना, तब उसके बाद जल्दी से फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहला नंबर स्टार पॉइंट देकर लिखिए समतल दर्पण की विशेषता और अंडरलाइन कीजिए। समतल दर्पण की विशेषता लिखकर
अंडरलाइन कीजिए। एक नंबर में लिखिए, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। दूसरा नंबर लिखिए, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तीसरा नंबर में लिखिए, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार ही बनता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर ही प्राप्त होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। हाँ, इसके बाद लिखिए, कितना नंबर लिखिए, चौथा नंबर लिखिए, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। हो गया। अगला लिखिए, गोलीय दर्पण क्या है। क्वेश्चन, गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होता है। लिखिए, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो। खोखले गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह दो प्रकार के होता है। यह दो प्रकार के होता है। यह दो प्रकार के होता है। एक नंबर में लिखिए अवतल दर्पण। एक में लिखिए अवतल दर्पण और लिखकर डैश दे दीजिए। देखिए, जो लिख रहे हैं एकदम समझिए कि हमको जबानी याद हो जाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट इसी का होगा और इसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यहां तो सुना नहीं जा रहा है। और इसी में क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो पढ़ाया जाएगा वही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उसी का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो इसलिए जो लिख रहे हैं समझिए कि याद हम करते चले। क्या लिखिए पहला नंबर में, अवतल दर्पण। लिखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह
वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। हो गया? फिगर बना लीजिए ऐसे करके, मेरे साथ बना लीजिए। मतलब कि आपको फिगर भी बनाने आना चाहिए। ऐसे ऐसे नीचे कर लीजिए। हो गया? अब इसी के नीचे लिखिएगा, जहां जो अवतल दर्पण बना लिए फिगर ना, इसी के नीचे लिखिएगा एक नंबर में लिखिएगा, इसी के नीचे लिखिएगा एक नंबर देकर। किसके बारे में लिख रहे हैं हम लोग? अवतल दर्पण। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। 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 2 नंबर में लिखिएगा, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा काल्पनिक प्राप्त होता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों बनता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों बनता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों बनता है। हो गया? अब तीसरा नंबर ले आया। तीसरा नंबर इसका लिखिए, तीसरा नंबर ना, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं सीधा बनता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं सीधा बनता है। जो सीधा बनेगा वो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक बनेगा। याद रखिए, जो सीधा बनेगा वह काल्पनिक बनेगा, और जो उल्टा बनेगा वह वास्तविक बनेगा। हो गया? अब दूसरा नंबर लिखिए आप लोग। दूसरा नंबर कौन सा? उत्तल दर्पण। दूसरा नंबर उत्तल दर्पण। उसका उल्टा डिफिनेशन लिखेंगे, सारे चीज उसका उल्टा लिखेंगे अवतल दर्पण का। अब अवतल दर्पण में जो डिफिनेशन लिखे हो उसका उल्टा यहां लिखेंगे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। लिखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। हो गया? फिगर बनाइए, ये वाला फिगर बनाइए। ये वाला फिर आगे लिखिए। फिगर जब बन गया तो उसके बाद में क्या लिखिएगा?
इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। एक नंबर में करके लिख लीजिए, इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। दो नंबर में लिखिए, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं काल्पनिक बनता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं काल्पनिक बनता है। सीधा एवं काल्पनिक बनता है। सीधा एवं काल्पनिक बनता है। हो गया? देखिए, अब स्टार पॉइंट देकर लिख सकते हैं या क्वेश्चन ही लिखिए। पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बना के लिखिए। अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि 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 सिद्ध करे कि दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कहे तो एफ बराबर आर बाई 2 प्रूफ करना है। एफ क्या है सर? फोकस दूरी। एफ क्या है? फोकस दूरी। और आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। आपको संबंध भी पूछेगा तो वहां लिखेंगे। एफ बराबर फोकस दूरी और आर बराबर वक्रता त्रिज्या। लिख लीजिए उसको भी नीचे। कौन सा दर्पण में प्रूफ करने के लिए कहा है? अवतल दर्पण। मेरे साथ फिगर बनाइए। फिगर कहां बनाना पड़ता है सर? पेज के राइट साइड में फिगर बनाते हैं। पेज के राइट साइड में फिगर बनाते हैं।
हिंदी वाला पढ़ के सुनाते सुनिएगा क्या लिखा, उसके बाद तब उतारना शुरू करिएगा। क्या लिखे है सर हम यहाँ पे? माना कि बीबी डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के सारे चीज पिछले से यहाँ फिगर में समझाया है। तो इसके समानांतर कोई आपतित किरण ए बी है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरता है, एफ से होकर गुजरता है। जब एफ से होकर गुजरता है तो ये हाई कौन सी होता है बताइएगा? ये एंगल आई है और एंगल आर है। तो क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश के परावर्तन के नियम से तो आप जानते हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बताइए यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, बताइए? प्रकाश अभी उतारना नहीं है, बोल देंगे बोलेंगे उसको उतारिएगा, ठीक है? प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से बोलिए। एंगल का नाम बोलना है, पूछ रहे हैं हम, एंगल का नाम पूछ रहे हैं, बताइए कौन एंगल होगा? ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा सर? ये वाला इक्वल हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अगर आपको पता होना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन होता है, सुनिएगा खूब गौर से, दो पैरेलल लाइन होता है, समांतर होता है, मतलब सीपी समांतर ए बी, सीपी समांतर ए बी। तो अगर उसमें बीच में प्रतिच्छेदक रेखा है तो उसके एकांतर कोण बराबर होता है, उसके एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। ये बात समझ में आया? अब इसमें बताइए ये है तो कौन कौन एंगल बराबर होगा बताइए एकांतर कोण से? अगर हम लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर, तो किसके बराबर होगा? बी सी एफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बी सी एफ, यानी इस एंगल के बराबर। दिख रहा है वहां पे ये एंगल किसके बराबर है? इस एंगल के। तो एंगल बी सी एफ किसके अकॉर्डिंग सर? क्यों सर? ए बी पैरेलल सीपी है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? एकांतर कोण। देखिए इस तरह से लिख देंगे ना तो चेक करने वाला खुशी खुशी कहेगा ले भाई 6 गो नंबर। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए तो ए बी सी तो दिख रहा है हमको। आप नियमता पढ़े होंगे कि यदि आरएचएस बराबर होता है तो उसको हम एलएचएस बराबर कर देते हैं। अब देखिए अगर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अगर लेते हैं तो ये एलएचएस आरएचएस है। आपके बाया साइड किधर है? इधर है ना। तो ये एलएचएस में एबीसी है, एलएचएस में एबीसी है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा इस नियम को, यदि एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होता है। अगर आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहां अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं एंगल सी बी एफ बराबर, एंगल सी बी एफ बराबर, एंगल सी बी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं? एंगल सी बी एफ बराबर क्या हो सकता है? एंगल बी सी एफ हो सकता है। पॉसिबल है? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये काहे लिखे हैं सर? क्योंकि एलएचएस बराबर है आरएचएस का। इसलिए देखिए हम अगर आंख बंद कर एबीसीडी हटा दिए, सिंपल से लॉजिक, कोई भी हम नंबर रख सकते हैं। एक जगह पर डी रखिए, बी की जगह पर एफ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम नियम याद रखेंगे तभी ये काम चलेगा। ई एंगल इसके बराबर, ई एंगल इसके बराबर। जब ई इसके बराबर है तो हर ई इसके बराबर है, आप फिर देख रहे हो कि ई इसके बराबर तो हर ई इसके बराबर हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो वही बीसीएफ और सीबीएफ और बीसीएफ बराबर है। तो ये देखिएगा कि अगर हम इसमें देखते हैं तो बीसीएफ अब ये
CBF, दोनों एगो ट्रेंगल के अंदर आ रहा है। अरे आ रहा है ट्रेंगल के अंदर। जब ट्रेंगल के अंदर आ रहा है तो यदि दो गो कोण बराबर होता है तो उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि उसकी दो गो भुजा आपस में बराबर होगा, दो भुजा आपस में बराबर होगा। याद रखेंगे इस बात। कितनी भुजाएं बराबर होगी? दो भुजाएं आपस में बराबर होगी। अगर ये BCF है तो हम यहां लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बोलिए यहां अगर लिख दिए तो कोई दिक्कत? आप बताइए। अब आप कहिएगा सर काहे लिख दिए हैं, तो रीजन भी है। रीजन है कि नहीं है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब की बार सीख लेना है बनाना कि बिना हम देखे बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? आज समझिए कि क्वेश्चन आने जा रहा है, जब एग्जाम होगा तब क्लियर है। 6 नंबर के लिए आपको देंगे बनाने के लिए, और आपको एकदम जैसे लिखे वैसे छापिए, या आपको ABCD जो मन कर रहा है सो लिख के छापिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझ में आएगा तब ना। है अपने मन से लिखेगा, रट्टा थोड़े मारना है। अब नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। अब नहीं भी लिखेंगे तभी भी काम चलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे। सही से लिखे रहिएगा तो सही से समझ के आपको नंबर मिल जाता है। तो त्रिभुज BCF समबाहु त्रिभुज। अब बताइए और कौन गुण होगा, तो बताइएगा। जब कोण बराबर हो गया तो दूगो साइड बराबर नहीं हो सकता है। कौन कौन साइड बराबर होगा? CF बराबर CF बराबर BF हो जाएगा। अब इस इक्वेशन हम 3 मान लेंगे। अब ये जो CF बराबर BF हो गया, एक बस यही के बाद ये वो पॉइंट याद रखना है, ये वो पॉइंट याद रखना है। अब कौन पॉइंट याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है। यदि B P के काफी निकट है, क्या है? काफी निकट है, तब क्या लिखेंगे सर कि ये जो है ना CF बराबर PF लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CF बराबर क्या लिखेंगे? एक मिनट। हाँ, CF बराबर ये BP के काफी निकट है, तो जब ये जो काफी निकट आ जाएगा तो ऐसे लिखेंगे हम, CF बराबर PF लिख देंगे। क्या लिखेंगे? PF लिख देंगे। एक मिनट, गलत हो जा रहा है। ये जो B जो होगा ना वह यहां से CF प्लस क्या होना चाहिए हमको? CF प्लस PF आना चाहिए। CF प्लस PF आना चाहिए। तो ये CP के लिए हमको R कहां से लेना है? R कौन होगा थोड़ा बताइएगा वो हमको। RCP हो जाएगा। कौन कौन बता रहे हैं RCP हो रहा है? बताइए। RCP हो रहा है ना? अब बताइए, तो अगर यहां पे हम CF बराबर BF लिखे किसके लिए? त्रिभुज के लिए। किसके लिए भाई? त्रिभुज के लिए। तो यहां पे अगर हम त्रिभुज ले रहे हैं तो PF किसके बराबर हो जाएगा? CF के बराबर हो जाएगा। किसके हो जाएगा? CP नहीं, CP PF का बराबर नहीं ना होगा, ये PF, क्योंकि हमको CF बराबर BF होना चाहिए। PF बराबर, एक मिनट हो, समझ में आ गया। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? PF बराबर BF लिखेंगे। यही याद रखना है आपको। यदि B P के काफी निकट है ना तो क्या लिखेंगे? PF बराबर BF। PF बराबर BF। ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारे तो नियम तो चल ही रहा है। जो जो नियम है वो नियम लगा दिए, लेकिन अब इसको क्या मान लेंगे हम? 4 मानेंगे। तो फिर तो देखिएगा ये वाला नियमों से चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अभी बताए तो चाहिए, यदि LHS बराबर हो रहा है तो RHS भी बराबर कर देंगे। तो अब बताइए इसमें कौन बराबर हो रहा है? कौन हो रहा है? BF। BF बराबर हो जाए तो क्या लिख सकते हैं हम?
समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। तो क्या लिख सकते हैं हम सर? CF बराबर PF लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं सर? CP बराबर हाई पूरा CP बराबर क्या लिख सकते हैं? R तो होगा ही होगा, अभी हम चलेंगे, ठीक है ना। CP बराबर क्या लिख सकते हैं? CF प्लस PF, CF प्लस PF लिख सकते हैं। क्या है सर? एगो लाइन है A है, आई बी है, सी है। हम AC बराबर लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए, अब ये जो हम लिख दिए CF बराबर क्या लिखे? CP बराबर CF प्लस PF। अब CP के वैल्यू हम लोग कह दिए कि केंद्र से लेकर ध्रुव की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये वक्रता त्रिज्या R हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर CF के जगह पर हम PF रखते हैं तो कोई दिक्कत? PF क्या है सर? हाई फोकस दूरी, ये सारी बातें बताए हैं। तो R बराबर F प्लस F, R बराबर 2F, तो F बराबर R/2। यही ना हमको प्रूफ करना था। बस एक वर्ड हाई याद रखना है आपको। यदि B P के काफी निकट है तो PF बराबर DF होगा, तब लेकर क्या करेंगे? दोनों मिल जाएगा। मतलब कि यहां से जो वैल्यू रखेंगे वो इसके बराबर होगा, तब जाके ये काम चलेगा और यहाँ पे आप लाकर प्रूफ कर सकते हैं। बताइए, इतना अगर आप कर दिए तो कितना नंबर मिलेगा आपको? 6 नंबर मिलेगा। फिजिक्स ये कैसा है जो बोलिए, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से बोलिए, एक बार और समझा देते। सर ये कहां से आया? किसी को कोई दिक्कत? एनीबॉडी, समबॉडी, डेड बॉडी, होल बॉडी? चलिए, नहीं सर, देखिए बाद में अगर नहीं बनेगा ना, इसके लिए पिटाई भी है, याद रखिएगा। तो इसको उतार लीजिए एकदम फास्ट में, बिना देखे उतारिए एकदम कॉपी पे।